अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल? थैंक यू, ठीक हूँ। अच्छा, पता है क्या, हमने सबक तो सीखना नहीं होता, हमने थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होती है और हमने हो जाना होता है ओवर। तो हम आज फिर ओवर होंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें क्या मतलब हम अभी ओवर होने लगे क्योंकि हम ओवर होने लगे क्योंकि हम ऐसी टर्म्स इस्तेमाल करेंगे कि ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स को झटके और हमारी बैटरी और हमने नहीं कमाल कर दिया। पेस बैटरी ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को जोरदार झटके, हमने अच्छा खेल लिया। I would sue you if you had come up with this line. No, I didn't come up with this. This was given to me. और मैंने उसी तरह पेश कर दिया आपके सामने। थोड़ा बंदा हम्बल रहता है, थोड़ा बंदा ग्राउंडेड रहता है। पिछले 4 दिनों से जब हम अच्छा नहीं खेल रहे थे तो हम्बल ही थे ना, वो ग्राउंडेड क्या ग्राउंड के नीचे घुसे हुए थे। अब थोड़ा सा बेहतरी हुई है तो निकलने दें हमें। तो अच्छा चलें, करें आप फिर, आप बढ़ के मारें, मेरा ख्याल है सिलसिला शुरू करें। हाँ, और इतने अरसे से हम कह रहे हैं जी ऑल आउट नहीं करते, आउट नहीं करते, तो अब जब कर रहे हैं तो हम उसकी मतलब शोशा भी ना मारें। नहीं, शोशा मारे भाई। दूसरे दिन पहले सेशन में 7 बैटर्स को पवेलियन चलता किया हमने। 187 रन पर दूसरे दिन आगाज करने वाली ऑस्ट्रेलियावी टीम पहले ही सेशन में 131 रन का इजाफा कर सकी और यूं स्कोर बोर्ड पर कितना आया स्कोर? 318 रन का मजमुआ सजा। ठीक है जी, सजा। और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से मतलब पाकिस्तान ने बेहतरीन you would never use this term सजा if you were not happy। मतलब अभी सजाया, ये जरा शोदियां देखे ना आप लोग, ये हमके आमिर जमाल ने 3 शिकार किए, हम नहीं कहेंगे आउट किए, हम कहेंगे शिकार किए। शाहीन अफरीदी, मीर हमजा और हसन अली के 2-2 शिकार सामने आए। मतलब we are what we are. Yeah, it is how it is। क्या हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट हम एक्नॉलेज करते हैं कि हम अगर थोड़ी सी शोशा में आ गए हैं क्योंकि हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। एक दिन का, कल का कुछ नहीं पता हमें, लेकिन आज चूंकि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसको कहेंगे। सलमान अली आगा ने भी 1 विकेट हासिल की। अच्छा, अगर इसे बहुत अच्छा कहेंगे या नहीं कहेंगे ये हम आपको पता ही है, हमारा पैनल होगा कुछ ही देर में, हमें आगे चलकर ज्वाइन करेगा, उनसे मालूम करेंगे, बात करेंगे। वी वर वेटिंग फॉर दिस कि 300 पे आउट करना है, 300 पे, मतलब कितने अरसे से हम ये बात कर रहे हैं, तो अगर हो ही गया तो हमें फिर उसको अच्छा कहेंगे। सॉरी नहीं, हम बिल्कुल अच्छा कहेंगे। अच्छा, कल हम जरा कमिंग लेट्स टॉक अबाउट सियासत, इस पे हम तफसील से बात करेंगे, किसने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई, क्या हो सकता था, आगे क्या करना चाहिए। लेकिन सियासत जो है ना वो बड़ी गर्मा गर्म होने वाली है, ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में। नहीं, we will discuss it again in a while, I believe. Okay, we will be joined by a few guests as well. Sure. हम PTI को मुबारकबाद देना चाहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त दिन था कल उनके लिए। बल्ले का निशान उन्हें पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से वापस मिल गया है। लेट्स सी क्या होता है, इलेक्शन कमीशन अब आगे अपील करता है या नहीं करता है। और मियाँ नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, जिसकी वजह से नून लीग बहुत खुश है। लेट्स सी क्या होता है, क्यों, मगर इसका ये मतलब थोड़ी मैदान साफ है। जैसा हमने आपको बताया, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कल ही मुअत्तल कर दिया और फैसले ने PTI में भी एक नई जान डाल दी है। और बाय द वे वाज़ेह रहे कि किसी भी सियासी जमात से ज़्यादा उम्मीदवार के कागजात नामजदगी PTI की तरफ से जमा कराए गए हैं। मतलब what you said is कि PTI की तरफ से सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज सबमिट कराए गए हैं। और जहां तक उनका ये इल्ज़ाम है या उनका ये कहना है कि हमारे कागजात नामजदगी छीने जाते रहे और हमें रोकने की कोशिश की जाती रही, तो जो फैक्ट्स हैं मतलब वैसा बेसिकली उलट ही हैं। बेसिकली वैसा नजर नहीं आ रहा, बिकॉज फैक्चुअली अगर देखा जाए तो द मोस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स इन द मोस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फाइल्ड बाय PTI, वो बिल्कुल PTI ने ही किया। तो लिहाजा ये कह देना कि जी हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा या फिर हम फॉर वट एवर रीजन नहीं करा पा रहे, दैट्स नॉट ट्रू। साथ साथ I'm sure कहीं वाकयात रिपोर्ट हुए होंगे, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे इनके खिलाफ थोड़ा सा एक्शन चल रहा है, जारी है। वी आर नॉट सेइंग कि उसको कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा या वो नज़र नहीं आ रहा या वो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रहा। मुतअद्दिद ज़राए हैं जो ये खबरें हम तक भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आगे भी चल रहे हैं। मेरा बिल्कुल साथ ही आपको बता दें कि माहिर कानून रीमा उमर ने कहा है कि 2018 और 2024 के इंतखाबात में बुनियादी फ़र्क अदलिया का किरदार है। 2018 की सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त धांधली का हिस्सा थी और आज आला अदालतें फिर भी आज़ाद हैं, ज़्यादातर फैसले आइन के मुताबिक कर रही हैं।
2018 और उससे पहले 2017-16 में जो हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट की एक वाज़े टिल्ट थी और सुप्रीम कोर्ट के पास ये एतराज नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिवली जाके नून लीग उस वक्त जो विक्टिम थी उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, उनके हकूक जो हैं उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रही। जो परसिक्यूशन थी वो आ ही सुप्रीम कोर्ट की लेवल से रही थी, वो टॉप डाउन परसिक्यूशन थी। ना अहली भी सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, यहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं उनको सजा और उनकी ना अहली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से आ रही है, तो उनके पास अपील का हक है और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट जो है वह मामला जाएगा। इलेक्शन कमीशन से फैसला आ रहा है, वो अदालतों में जाके चैलेंज हो रहा है। तब ये नहीं हो रहा था क्योंकि तब अदलिया जो है वाज़े तौर पे नून लीग के खिलाफ थी और हर फैसला नून लीग के खिलाफ आ रहा था। तो मेरा ख्याल है वो एक सिचुएशन है जो एक बात है जो इस सिचुएशन को मुख्तलिफ बनाती है और एक उम्मीद है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है, और इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है कि जो आपके रियासत है वो इस वक्त उसका एटलीस्ट एक जो बहुत पावरफुल एलिमेंट है उसमें, वो नहीं चाहते कि पीटीआई इलेक्शन जीते, वो पीटीआई के खिलाफ है। लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट एक्टर्स हैं जो उनका उस तरह से साथ नहीं दे रहे, वो वन पेज नहीं है जो 2017-18 में था। तो इसलिए पेशावर हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल रहा है, पहले भी मिला था, आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, आपको लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है। तो एक ओवरऑल उम्मीद है ना, उम्मीद कि एक इलेक्शन होंगे और जितने पाकिस्तान में होते हैं फ्री फेयर, तो आप पता नहीं कब होते हैं, लेकिन इलेक्शन होंगे, उनकी एक क्रेडिबिलिटी होगी। वो उम्मीद अभी तक मेरा ख्याल है बाकी है, जो 2017-18 में उस तरह से नजर नहीं आ रही थी, मेरी राय। बहरहाल इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए तैयार नून लीग को अवामी हलकों की जानिब से एक और मुश्किल का भी सामना है, और वो ये मामला है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का फ़हरिस्त देखकर हमें यही तासुर मिला जो उनकी फ़हरिस्त सामने आई है। इनफैक्ट ये तासुर मजबूत हुआ कि मैरिज को नज़रअंदाज किया गया और लोग फप्तियाँ कस रहे हैं कि बीवियाँ, बेटियाँ, फूफियाँ, ताइयाँ, सब की सब असेंबली आइयाँ। अच्छा है वैसे मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन चूंकि इट्स आल्सो काइंड ऑफ ट्रू, तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है और हर किसी को डेफिनेटली चांस मिलना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम लीग नून को पूरी पार्टी में मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी, आम खवातीन नज़र नहीं आई। स्ट्रेंज बात है ना। और यहाँ भी रवायती सियासी ख़ानदानों की बेगमात या रिश्तेदार खवातीन ही को जगह मिली है। मरियम औरंगज़ेब और उनकी वालदा फहरिस्त में अव्वलीन नंबर पे हैं और मरियम औरंगज़ेब को तो पंजाब असेंबली का टिकट भी दिया गया है। साथ ही ख्वाजा आसिफ की भांजी शीज़ा फातिमा और अहलिया मुसरत ख्वाजा भी खुशकिस्मत खवातीन हैं जो कि ऑब्वियसली इनको भी टिकट मिले हैं। मैं सोच रहा हूँ आपकी भी हम कहीं से सिफारिश लगवा नहीं, मेरा कोई लेना देना नून के साथ नहीं है। और पिछले दौर में पीटीआई के अरकान असम्बली अज़मा कारदार और वजीहा कमर भी नून लीग की क़यादत इन पे मेहरबान होती हुई नज़र आई है और इनफैक्ट यही कहा जा रहा है कि उन पे भी मेहरबानी करने में थोड़ी तो देर लगा लेते, वक्त ही नहीं लगा, उनको भी शामिल कर लिया गया। लेकिन जब ये कर रहे होंगे तो इनको नजर नहीं आ रहा होगा कि ये नहीं। राना साहब अपना मौक़िफ़ इस तरह से देते रहे हैं, कल रात भी मैं देख रहा था। खैर हम हमसे फिर दोबारा पूछेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। मुस्लिम लीग नून ने ख़वातीन उम्मीदवारों की जो तरजीही फहरिस्त बनाई है, इस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि ख़ानदानी सियासत को खुलकर वैसे पहले कब नहीं दिया गया फ़रोग़, दोबारा से इसी रिवायत को आगे परवान चढ़ाया जा रहा है। बेटियां हैं, बहनें हैं, भांजियां हैं, बेगमात हैं। सो ये सारा फ़ैसला नवाज़ शरीफ साहब का ही होता है या कोई बोर्ड है, सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं? क्या अप्रोच है ये डिसाइड करने की? नहीं देखें, ये आपने बात जो है ये एक कहावत के तौर पे आपने कर दी है। कोई एक नाम भी आप ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जिसके मतलब ये कहा जाए कि उसे सिर्फ इस बुनियाद पे ले लिया गया है कि वो किसी की बहन है या किसी की बेटी है या किसी की अजीज़ा है, बल्कि हर नाम जो है वो अपने मेरिट के ऊपर है। अगर किसी की सलाहियतों से पार्टी को फ़ायदा पहुंच सकता है या उसकी ज़रूरत है पार्टी को, तो फिर उसे इस बुनियाद पर रद्द तो नहीं कर देना चाहिए कि वो किसी की बहन है या किसी की बेटी है। भाई जिनके अपने बड़े जो है ना पार्टी में होते हैं, उनकी सलाहियतें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं।
उन्हीं की सलाहियतों से फायदा पहुंच रहा होता है। लेकिन आपसे हमने सवाल किया, दिस इज योर आंसर। एक एतराज ये भी सामने आया है कि तहरीक इंसाफ से आने वाली खवातीन को पार्टी की वफादार कारकुनों पर तरजीह दी गई है। तो इसका ये तो जरा पहली बात आपकी ओके, बट इसमें क्या हो रहा है? और अगर कोई मुखालिफ पार्टी से आ ही गया है तो बगैर टिकट, बगैर किसी लालच पार्टी के साथ रहकर वफादारी साबित की जा सकती है। तो क्या असूल ये नहीं होना चाहिए कि यही हो और हम जो हमारे लिए कारकुन, जो हमारे लिए इतने अरसे से काम कर रहे हैं, जो सिर्फ हमारे साथ हैं, उनको तरजीह दी जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन या इल्म के मुताबिक 2 नाम हैं। एक नाम जो है वो सूबाई असम्बली की लिस्ट में है, पंजाब असम्बली के, जिसमें 58 नाम है। तो 58 नामों में से एक नाम कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। और इसी तरह से एक नाम जो है वो कौमी असम्बली की जो है वो लिस्ट में शामिल है। तो ये वो ख़वातीन हैं कि जो न सिर्फ उन्होंने हमारा साथ दिया एक मुश्किल वक्त में, और पार्टी को, हमारी गवर्नमेंट को फॉर्म होने में जो है उन्होंने मदद की, और उसके बाद उन्होंने जो है वो उस रजीम को, जो कि इतना अंधा रजीम था कि जो लोगों के ख़िलाफ़ झूठे केसेस और जुल्म और ज़्यादती का बायस बन रहा था, उस रजीम को जो है वो ख़त्म करने में उन्होंने अपना एक रोल अदा किया। तो और फिर उसके बाद उनकी सलाहियतें भी हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ख़वातीन हैं और वो काम कर सकती हैं सियासी तौर पे। तो इसलिए उनकी उन सलाहियतों की ज़रूरत है पार्टी को, जिसके लिए उनके जो है वो नाम रखे गए हैं। और वो भी ये टोटल 2 नाम हैं। ये तकरीबन को 70 के करीब नाम बनते हैं सूबाई और कौमी असम्बली के। तो उनमें से 2 नाम आप खुद ही अंदाज़ा करें कि ये तनकीद बराए तनकीद तो हो सकती है, वरना 2 नामों की क्या अहमियत है 70 नामों के में से होने की। चलिए राना साहब, पार्टी के इन फैसलों को आवाम कैसे देखेंगे तो 8 फरवरी को पता चली जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और भी मामला है। अब सुना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से आपकी डील नहीं फाइनल हो पा रही है, तो क्या उनकी डिमांड ज़्यादा हैं या आपको मज़ीद इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है, या पसे पर्दा कुछ और मामलात हैं? देखिए, इस्तेहकाम पार्टी हो या JUI हो या कोई भी और जमात हो, उनके साथ हमारी डील का एक बुनियादी जो असूल तय है कि वो कैंडिडेट वो उन जमातों से हो या हमारी जमात से हो जो इलेक्टेबिलिटी रखता हो, यानी उसमें इतनी हिम्मत, उसमें इतनी ताकत हो कि वो वहाँ से इलेक्ट हो सके, तो उसको जो है वो तरजीह दी जाए। हाँ, उसका ताल्लुक जो है वो हमारी जमात से हो या किसी हमारी वो ऐसी जमात से हो जो जमात हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है। एक तो ये बात वाज़ी हो कि ये सीट एडजस्टमेंट हो रही है, हमको इलेक्शन अलायंस नहीं बनाने जा रहे। और वो सीट एडजस्टमेंट क्योंकि सीट टू सीट बात होनी होती है, और फिर उसके बाद ये भी मालूम करना होता है कि दोनों जमातों के जो वहाँ पे लोग हैं उनमें से कौन बेहतर तौर पे इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसलिए ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें। इसके ऊपर हमारी बात जो है वो क्यू लीग से भी इस बारे में बात हो रही है, इस्तेहकाम पार्टी से भी हो रही है, JUI के लोग भी हमें जो है वो मिल रहे हैं। तो ये एक बाहमी जो है वो एक ऐसी मशावरत है कि जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है नाकामी या कामयाबी वाली। थैंक यू राना साहब। थैंक यू। अब इलेक्शंस में इतना टाइम भी नहीं रहा, तो लिहाजा बहुत सी बातें, बहुत से एतराज़ात जो लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह के अभी का टॉपिक हमने उठाया, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिकॉज बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल जो है वो बड़ा बुलंद हुआ है कल के फैसले के बाद। आज वो दोबारा एक कानूनी जंग लड़ने जा रहे हैं, जिसमें तोशाखाना में सज़ा मुअत्तली का मामला आगे बढ़ा के सज़ा को ख़त्म करने के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करने वाले हैं। लेकिन जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, लगता है अब ज़रा वो उसके करीब आना स्टार्ट हो गए हैं। एंड एवरीबडी शुड हैव, एवरी पार्टी शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट एनी इलेक्शंस। ये सिर्फ हम इस बार ही, हमने पिछली बार भी यही कहा था और अभी भी हम यही कह रहे हैं। अच्छा, अब अगर अब्दुल्ला आपकी इजाज़त हो, नहीं मेरी कोई इजाज़त नहीं है, इट डजंट मैटर टू मी, हम फिर भी बात करेंगे क्रिकेट की क्योंकि बात हम कर रहे थे, बड़ी खुश हो रहे थे ना, तो खुशियों में अब जरा हम रियलिटी पे आते हैं। दूसरा दिन बॉक्सिंग टेस्ट का, मेलबर्न टेस्ट का, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और हमने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को चलता किया 318 पर,
और इस वक्त हमारा स्कोर है चाय के वक्फे तक है 68 for 1। अच्छा अब्दुल्ला, हम जो बड़ी खुशियां बता रहे थे ना शुरू में, तो हमने आके अपने आप को जरा मैंने तो नहीं किया था, मैं तो आपको तभी वार्न कर रहा था कि जरा अब्दुल्ला यू वर वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट एंड पीपल सॉ इट। एक तो मजे की बात हमारी खूबसूरती इस शो की ये है कि लाइव है, जो हो चुका होता है ना वो हो चुका होता है, सो एवरीबॉडी सॉ यू, बस आपने लुड्डी नहीं डाली वरना खुशियां थी हमारी। नहीं। अच्छा ओके ये हम बता दें, ये जो 318 में हम खुश हो रहे हैं ना कि हमने उनको आउट कर दिया, उसमें हमने 52 एक्स्ट्रा दिए हैं। ओह माय गॉड, कैन यू इमेजिन, लाइक 52 हाफ ए सेंचुरी हो गई, हमने ये एक्स्ट्रा दिया है और 15 वाइड है मेरा ख्याल है इसमें, 15 वाइड टेस्ट मैच में, सो या अंदाजा कर लें आप। तो खुशी हो गई। अब जरा हम क्रिटिसिज्म पे भी आ जाएंगे, और ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के इस तरह मैच दो तो नहीं। भट्टी साहब माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। भट्टी साहब, इतनी एक्स्ट्रा, इतनी वाइटें, मतलब 52 रन एक्स्ट्रा इन 318, लाइक ये आई एम श्योर मॉडर्न ये तो चले, अभी हमने भट्टी साहब उनको आउट कर दिया तो हम जरा खुश हो रहे हैं, और लेकिन 52 दे देना वैसे ही एक्स्ट्रा, दैट्स नॉट गुड क्रिकेट। आई कांट हियर भट्टी साहब, आई कैन नॉट हियर हिम आइदर। भट्टी साहब आपकी आवाज जो है ना वो हम दोबारा से आपको कनेक्ट करते हैं। तो सवाल यही है, ऑब्वियसली वी वुड वांट आवर टीम टू बिल्ड अप ऑन द गेम्स, लेकिन अगर यही हाल रहा तो ये बिल्डअप ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगा ना। कुछ भी कर लें हमारे लड़के नहीं होती हूँ कभी कभार लिटिल यू नो। चलें लेट्स सी, हम जरा आपको पता ही है बात तो करेंगे और सूरत हाल देखेंगे, जहाँ अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं वहीं जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं उन पे डिस्कशन होना भी ज़रूरी है। हाँ, और ताकि वो बेहतरी आ सके ना, ताकि बेहतरी आ सके। और हमारा बॉलिंग का मयार बाय द वे कल जो सामने आया था वो बहुत अच्छा नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। इनिशियली यू नो लेंथ का फुकतान नजर आ रहा था, लेकिन अच्छी बात अब इसमें भी देखिए हमें पॉजिटिव्स हमने ढूंढ लिए ना, क्योंकि 131 रन पे हमने 7 खिलाड़ी जो थे उनके वापस पवेलियन भेजे हैं। उसके बाद जो है हमने जब दिन का आगाज हुआ था ना कल, पहले दिन का आगाज, इट वाज नॉट दैट ग्रेट, लेकिन उसके बाद फिर हमारी बॉलिंग में बेहतरी आई और जो बिल्कुल नया गेंद का फायदा उठाने की बात थी वो दुरुस्त थी कि वो हम उस तरह से नहीं उठा सके। ड्रॉप कैच हुआ था बाय द वे उधर भी। और भट्टी साहब हमारे साथ हैं मौजूद, बस आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, बस चल पड़े। खैर इन द मीन टाइम वी कैन इफ यू गाइस मिस्ड इट, बिकॉज बहुत से लोग जो हैं आपको पता है कि वो ज़रा टेस्ट के लिए इतनी देर टेस्ट ही हो जाता है इंसान का, अपना पेशेंस का टेस्ट होता है, पेशेंस का टेस्ट हो जाता है। तो हाइलाइट्स देख लेते हैं, पूरा मैच देखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, सो वी आर जस्ट शोइंग यू। हाँ, या फिर आप हाइलाइट्स भी ना देखा करें, आप हमारा ये सेगमेंट देख लिया करें, आपको सारा पता लग जाएगा। उसी में आपको पता चल जाएगा। हम 52 एक्स्ट्रास की बात कर रहे हैं, 318 जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया उसमें, और हम बड़े खुश हो रहे थे कि हमने विकेटें उड़ा दी और हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया, और हमारी पेस बैटरी ने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को झटके लगा। इट साउंड्स सो ऑफ। आई हैव डिसाइडेड टू बी हैप्पी। ठीक है, लेकिन दिस इज लाइक टू मच। अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इज विद अस। भट्टी साहब, मतलब ये हमें लग रहा है टू मच है, या आप हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं for an inning of a test match, is this too much या ये हो जाता है? नहीं अब्दुल्ला, बहुत ज्यादा है ये 50 एक्स्ट्रा, जिसमें 20 बाई के रन हैं और 12 या 13 वाइट बॉल के रन है, नो बॉल के रन है। तो मतलब टेस्ट मैचेस इसी तरह जीते जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो हैं, अगर वो गलतियां आप करते जाएंगे तो मैच आपके हाथ से निकलता जाएगा। अब्दुल्ला शफीक ने कल एक कैच ड्रॉप किया, आज भी एक कैच ड्रॉप किया, फिर 52 एक्स्ट्रा रन बन जाना, ये मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने जितनी अच्छी बॉलिंग की, अगर एक्स्ट्राज ना होते तो हम ऑस्ट्रेलिया को 250 या 200 क्या ही समा होता फिर तो। जी मतलब आपका मतलब है भट्टी साहब के जो हमने एक्स्ट्राज दिए हैं ये हमारे लिए ट्रबलसम होंगे। बिल्कुल, देखें ये आखिर में जाके जब इस मैच का रिजल्ट आएगा तो ये डिसाइसिव पॉइंट होगा। और हमने विकेट कीपर जब चेंज किया, सरफराज अहमद की जगह रिजवान को लेकर आए, तो उसकी वजह यही थी कि रिजवान बेहतर विकेट कीपिंग करेंगे और रिजवान बैटिंग में रन कोई बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। बैटिंग तो अभी उनकी आना बाकी है, लेकिन 20 बाय के रन देना किसी विकेट कीपर की तरफ से टेस्ट मैच में, ये मेरे ख्याल में अलार्मिंग सिचुएशन है। तो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, जहां हमने इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के भी
17 सपोर्ट स्टाफ के मेंबर हैं, पाकिस्तान के कोचेस जो हैं वो भी 17 हैं, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हमें कमी नजर आ रही है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे खासतौर पर टेस्ट मैचेस में compete नहीं कर पा रहे बड़ी टीम। यानी जब हमारी परफॉर्मेंस, जैसे कि हमने जब आज का शो स्टार्ट किया तो हम ऑब्वियसली खुश थे क्योंकि इट्स नॉट एज बैड एज इट वाज इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, यानी हमें खुशी भी थोड़ी सी मोहतात होके या फिर मेजर दिस इज कुछ ना कुछ बात नहीं है, दिस इज लाइक टू मच, दिस इज लाइक 25% ऑफ द टोटल स्कोर दैट द वन टीम मेड इन वन इनिंग। एब्सोल्युटली, बट वी डिड रिजॉइस एट द फैक्ट कि वी डिड डू समथिंग बेटर देन द फर्स्ट वन। अब सारा रिस्पांसिबिलिटी तो बैटर्स पे आ जाती है भट्टी साहब, सो आपको लगता है कि बैटर्स भी तैयार हैं? मैच दोबारा शुरू हो गया, बिल्कुल एक मैनेजेबल स्कोर हो जाए तो उस पे फिर गेन किया जाए। देखें, बैट्समैनों की तो आजमाइश जो थी वो अभी बाकी है, लेकिन बॉलर्स जिस इम्तिहान से गुजरना था उसमें बॉलर्स ने बेहतर परफॉर्मेंस दी, लेकिन अब देखना है कि बैट्समैन जिससे हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी तक हमारी बैटिंग जो है वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जैसी दिखानी चाहिए थी। शान मसूद कप्तान बने हैं, उन पर बड़ी इनिंग्स ड्यू है। पहले टेस्ट मैच में अच्छा खेलते खेलते 30 रन पर उन्होंने विकेट थ्रो कर दी। अब्दुल्ला शफीक बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं और मैंने दुनिया के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सुना है कि आप बाबर आजम का बहुत ज्यादा नाम लेते हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक बाबर आजम की क्लास के या उनसे भी बड़े बैट्समैन है। तो एक डबल सेंचुरी टेस्ट मैच में है अब्दुल्ला शफीक की, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ऑस्ट्रेलिया में वो बड़ी इनिंग्स खेलेंगे तो उससे उनका मकाम और मर्तबा और बढ़ेगा। तो अब्दुल्ला शफीक जिस तरह अभी तक खेल रहे हैं 36 रन पर, तो अब्दुल्ला शफीक के लिए भी मुझे उम्मीद है कि अब्दुल्ला शफीक बड़ी इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान, चले उम्मीद हम भी करते हैं उम्मीद, लेकिन शुरू के 10 ओवरों में हमने टोटल 19 रन बनाए भट्टी साहब, उसके बाद जरा कुछ तेजी नजर आ रही है। इमाम की परफॉर्मेंस तो आपके सामने ही है और इमाम के आउट होने के बाद थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है, बट ये क्या आपस में डिसाइड नहीं करते 44 बॉलों में 10 रन किए थे हमने जी एक ही तरह से खेलना है या हर इंडिविजुअल बैटर का अपना स्टाइल है, कोई स्लो खेल रहा है कोई तेज खेल रहा है, दिस इज इंडिविजुअल, या ये टीम स्ट्रैटेजी होती है कि भाई तुम तो जाके स्लो खेलोगे मैं जाके तेज खेलूंगा, व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, टेस्ट मैच में बार दफा होता है कि अगर कोई बॉलर अच्छा स्पेल करवा रहा हो तो बैट्समैन थोड़े मोहतात हो जाते हैं। क्योंकि नई गेंद थी, शुरू में दोनों थोड़ा सा स्लो खेले, लेकिन इमाम मेरे ख्याल में जितना इंस्टाग्राम पर एक्टिव है उनको ग्राउंड में भी अब उतना ही एक्टिव होना पड़ेगा। नहीं है बिल्कुल। इमाम को अब देखे ना, थोड़ी सी गेंद ब्रेक हुई नेथन लाइन की और उस पर उन्होंने स्लिप में कैच दे दिया। तो बात सुने भट्टी साहब, इमाम का ये पैच चला जा रहा है, मतलब दिस इज कंटिन्यूअस फ्रॉम इमाम। मतलब I wonder कि मुझे नहीं पता कि आप जैसे इतने सीनियर लोग उनके टीम में अब होने पे या अगले मैच में होने पे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल बाहर आवाम जो है बड़े अरसे से कर रहे हैं कि व्हाट इज इमाम्स कंट्रीब्यूशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। देखिए, इमाम अपने लिए खेलते हैं। पिछले मैच में पहली इनिंग्स में 63 रन बनाए, उसके बाद इमाम दूसरी इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए। आज भी वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, तो यकीनी तौर पर अब हमें गौर करना होगा क्योंकि हमारे पास पीछे बहुत सारे ओपनर्स हैं। वैसे भट्टी साहब, गौर अब करना होगा का मतलब इस वक्त क्यों नहीं हम गौर कर रहे हैं? क्योंकि अगर पहला ही मैच जब टेस्ट मैच खत्म हुआ था तो तब कैप्टन शान मसूद ने ये कहा था कि हमें तेज खेलना होगा, तो यहाँ टू मेनी बॉल्स आर गोइंग अनयूज्ड। मतलब अगर आप स्ट्राइक रेट ही देख लें, इमाम का तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा स्ट्राइक रेट है। इवन शान मसूद एंड अब्दुल्ला शफीक देमसेल्व्स 76 पे 39 बनाए हैं अब्दुल्ला शफीक ने, 28 पे 16 बनाए हैं शान मसूद ने। और मुझे लगता है कि फास्ट खेलने वाली बात तो नहीं के खिलाफ इमाम कोई अच्छा स्कोर बना लेंगे और अगली अपनी जगह सिक्योर कर लेंगे, बट ही इन बिग टूर्नामेंट्स ही इज कंसिस्टेंटली अनएबल टू परफॉर्म। देखिए, हमारा यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हमने मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ पैमाने रखे हुए हैं। इमाम आखिरी इनिंग्स में अगर स्कोर कर जाए तो अगली सीरीज उनकी पक्की हो जाती है। हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छे ओपनर्स मौजूद हैं। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हमें सख्त फैसले करने की जरूरत है। फखर जमान भी पास में टेस्ट मैच खेल चुके हैं। हुरैरा हमारे पास शोएब मलिक के भतीजे हैं, वो बहुत अच्छे ओपनर हैं।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंसेस, साफजादा, फरहान है। तो मेरे ख्याल में इमाम को भी अब वेकअप कॉल हमें देना पड़ेगी कि भाई बहुत हो गया, अब आपने अगर टीम के लिए कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली तो फिर इमाम को भी हमें बिठाना पड़ेगा। फिर हमें ये जो नेक्सिस है प्लेयर्स का, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि ये टीम में ग्रुप पेनिट्रेट कर रहा है। चलें लेट्स सी, अब दूसरी इनिंग ही है उनके पास, अब क्या होगा? लेके गए हैं, वरना तो फिर उसकी भी आ जानी चाहिए बारी। जी भट्टी साहब जल्दी से। आखिरी टेस्ट, मैं कह रहा हूँ कि आखिरी टेस्ट मैच भी बाकी है। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर साइम बैठे ही रहेगा ना फिर तो। भट्टी साहब थैंक यू सो मच। ओके, सो दिस वाज आवर रैप अप ऑफ द क्रिकेट। और आज हम क्रिकेट की मजीद बात नहीं करेंगे हाँ, ना? नहीं करेंगे। हमने खुशी भी मना ली, क्रिटिसाइज भी कर लिया, सब कुछ हो गया। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। अच्छा जी, आपको याद दिलाएं कि 16 बरस पहले आज ही के दिन पाकिस्तान की 2 बार वज़ीर आज़म रहने और आलमी सतह पर अपना सियासी मकाम रखने वाली शख्सियत बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया था। और उन्हें उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो लियाकत बाग में अवामी रैली से खिताब के बाद वापस लौट रही थी। जिन्हों हर शख्स को ये दिन बखूबी याद है, अच्छी तरह याद है, जो होश में थे ना, जो बच्चे थे, बड़े थे, बूढ़े थे, कि उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब आपको ये खबर मिली। एग्जैक्ट वो लम्हा जब जियो न्यूज़ पर ही बैठ के सब ने ये खबर देखी और सुनी, और उसके बाद पहले खबर आई ज़ख्मी हुई हैं, वो हमले की फुटेज, वो मनाज़र, उसके बाद उसकी तस्दीक और दीगर सियासी रहनुमाओं का अस्पताल पहुँचना और वो माहौल। आई एम श्योर कि इस वक्त जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो एग्जैक्टली रिकॉल कर सकते हैं कि उस लम्हे आप क्या कर रहे थे। That is so true. बट देखिए, मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपना इम्पैक्ट ऐसा छोड़ते हैं कि ता क़यामत ऐसा लगता है कि उनका इम्पैक्ट वो कायम रहेगा, लोग उन्हें जानेंगे, लोग उन्हें पहचानेंगे। और बेनज़ीर साहिबा एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम से पाकिस्तान जाना जाता था एक वक्त। अभी तक आपको पता है कि इनका जिक्र होता है, कहीं आप दुनिया के किसी कोने में गए हो, बता दें कि आप पाकिस्तान से हैं, तो बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र और नाम ज़रूर उठता है। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज़ सैयद। एजाज़, बहुत सी वैसे तो आपसे बातें करनी है, लेकिन एक सवाल जो बहुत पाकिस्तानियों के दिमाग में अभी भी है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को आज 16 बरस तो गुजर चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसकी हमें लगता है कि तफ्तीश उस तरह शायद हुई नहीं जिस तरह होनी चाहिए थी। ऑल्दो इसमें यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व था, इसमें स्कॉटलैंड यार्ड इन्वॉल्व था। कोई आइडेंटिफाई, कोई शनाख्त हुई थी किसी की, फिर सजाएं हुई थी किसी की? ये लेट्स रिविजिट दैट अ लिटिल बिट। हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो मर्डर है या टेररिज्म में उनकी शहादत है, इस वाक़े की 5 इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। सबसे पहले पंजाब पुलिस ने की है, फिर FIA ने की है, फिर FIA के बाद स्कॉटलैंड यार्ड इंगेज की गई, फिर स्कॉटलैंड यार्ड के बाद UN कमीशन एक कायम किया गया जिसने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, और फिर वो UN कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसके ऊपर भी एक कमेटी बनाई गई। कैबिनेट सेक्रेटरी उस वक्त के थे, उनकी सरबराही में। तो 5 इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। और आप और मेरे लिए और हम सब के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है कि जिन अफराद को सस्पेक्ट किया गया था और गिरफ्तार किया गया था वो तमाम रिहा हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, और अगर कोई और मुजरिम है तो और किसी मुजरिम को पकड़ा नहीं गया। ये तो है लीगल लैंग्वेज में इसकी जवाब। लेकिन इसका एक और जवाब भी है, वो ये है कि ये बात इस्टेब्लिश की गई पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी के सामने भी और इनकी फैमिली के सामने भी, और साथ ही साथ जो हमारे जो इंटेलिजेंस के और सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने भी ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इसके पीछे मिलिटेंट्स ही थे, सिर्फ मिलिटेंट्स थे और कोई नहीं था। और उन मिलिटेंट्स में जो बैतुल्ला महसूद थे, जो कालदम TTP के फाउंडिंग हेड हैं, वो थे। एक बंदे का नाम ले रहा हूँ, तो वो थे, और उनको ड्रोन के जरिए हलाकत हुई उनकी, और उनकी जो ड्रोन के जरिए हलाकत की जो कवरेज थी उसे जो साबिक सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उनको भी दिखाया गया। अच्छा एजाज, क्योंकि ऐसा मामला था लिटरली जिसमें सब लोग इन्वेस्टेड थे, जितने मुंह उतनी बातें थीं, बहुत से लोगों के नाम आए, बड़ी
अजीब व गरीब किस्म की लोगों ने कहानियां बनाई बेनज़ीर साहिबा की शहादत को लेकर। आप ये सब कुछ उसी ज़माने से देख रहे हैं। आपकी नज़र में क्या अब भी इस केस में ऐसे पहलू हैं जिनकी दोबारा तफ्तीश होनी चाहिए? अब्दुल्ला, बिल्कुल इस केस में ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनकी तफ्तीश अगर रीओपन की जाए तो बड़े बड़े इंकशाफात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि 27 दिसंबर 2007 को जो बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जिस बंदे ने खुदकश हमला किया था वो एक नहीं था, वो दो थे। जो दूसरा था वो भाग गया था और वो दूसरा जो खुदकश हमलावर है वो आज भी जिंदा है और अफसोस की बात है कि उसको पकड़ा नहीं गया। वो आज भी जिंदा है। ये आपने एजाज कह दिया बड़े वसूख के साथ, तो उसकी क्या तफसील है? उसकी शनाख्त हो सकी नहीं हो सकी? वो आज जिंदा है तो वो कहाँ है? और कहीं किसी लेवल पे ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी ओपन है या फिर ये क्लोज हो चुका है? हाँ, somebody is like still pursuing this case कि अगर वो जिंदा है तो उस तक पहुंचे और उससे पूछें। देखिए, ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी कि वहां पर एक नहीं दो खुदकश हमलावर थे। जो दूसरा था उस वक्त वो ट्राइबल एरिया में भागा था और बाद में वो अफगानिस्तान में गया, लेकिन उसके बारे में बताया यही जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। बल्कि मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी इंतहाई जिम्मेदार आदमी, मैं मीडिया के वाले से बात कर रहा हूँ कि उनका इंटरव्यू भी करने की कोशिश की गई है। मैंने खुद जाती तौर पे अटेम्प्ट किया है उनका इंटरव्यू करूँ, और हमारे एक फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी अटेम्प्ट किया कि उनका इंटरव्यू करें, लेकिन दोनों दफा ये हुआ कि टाइम सेट हुआ लेकिन वो इंटरव्यू नहीं हो सका। वो बंदा बिल्कुल मौजूद है, एक बात। और दूसरी बात ये कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही, ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई है, शेल्फ कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई है। सो अगर हम इन नटशल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के तनाजुर में इस केस को देखें कि ऐसी शख्सियत जो 2 बार वज़ीर आज़म रही, जिनका एक ग्लोबल इम्पैक्ट था, आपने शुरू से इस मामले को कवर किया है। इस केस को जिस तरह हैंडल होना चाहिए था ये उसी तरह हुआ या इससे बहुत बेहतर इसे हैंडल किया जा सकता था? क्योंकि जो हैंडल करने वाले हैं वो तो कहेंगे जी और क्या करें, अक़वाम मुत्तहिदा आ गई, स्कॉटलैंड यार्ड आ गया और क्या करते। मगर क्या ये सब काफ़ी था या जिस तरीके से किया गया ठीक था? अक़वाम मुत्तहिदा आई जो सबसे बड़ा आप ये कह लें कि फोरम है, उनको भी पूरी एक्सेस नहीं दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के जो कमीशन के सरबराह थे उन्होंने कहा कि उन्हें जो बाज़ उस वक्त इदारे थे उन तक रसाई नहीं दी गई और उन्हें मालूमात नहीं दी गई। ये तो उन्होंने लिखा है, ये उन्होंने कहा भी है और ये लिखा भी है। तो बाज़ पाकिस्तान में ऐसे एरियाज हैं, आपको पता है ताकत के ऐसे मराकज़ हैं जहाँ पर रसाई नामुमकिन है, और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, और पाकिस्तान की एक तारीख है डेमोक्रेसी के हवाले से और डेमोक्रेटिक लीडर्स की डेथ्स के हवाले से, तो इस पूरे तनाज़र में जो कमीशन ने पूरा काम करना था शायद वो पूरे तरीके से कर नहीं सके। हम साथ साथ एजाज विजुअल्स भी देख रहे हैं उस दिन के, और जिस तरह वो क्राइम सीन था एक, और जो उसको धोया जा रहा है, मतलब कि बहुत ही अजीबोगरीब ये बात लग रही है। लेकिन एक बात बताएं एजाज, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद फ़ौरन पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसके बाद फिर ये PDM में पीपल्स पार्टी हिस्सा थी। ये इनकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए थी कि जब जब ये आए हुकूमत में तो इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा से खोला जाए, दोबारा से, क्योंकि ये अनरिजॉल्व्ड है। अगर ये कोल्ड केस बंद गया है, बंद कर दी गई है, तो ये रिजॉल्व तो नहीं हुआ ना फिर भी। तो उनका इंटरेस्ट नहीं है या क्या उनको चीज़ रोकती है कि दोबारा से इसको करें, या मसलहतें हैं? जी देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी इस वाक़े से सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज ही लेना चाहती है, जिसका सबूत मैं बताता हूँ अभी कि ये केस आपको पता है 2007 में ये हुआ था, 2008 ऑनवर्ड्स से लेकर 31 अगस्त 2017 तक ये केस चलता रहा। तो इस दौरान एक दफ़ा भी जो बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं उनकी फैमिली का कोई एक शख्स भी मुकामी जो ATC थी, एंटी टेररिज्म कोर्ट थी, वहाँ पर नहीं गया। जो FIA है या पुलिस है, मेनली FIA ने मुकदमे की तहकीकात की और प्रोसिक्यूट भी किया। तो उस सारे मामले में FIA ने इनके पास जाकर बयान लिए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो टेलीफोन है वो भी चंद साल बाद, होना तो ये चाहिए था कि उसी वक्त उन्हें माल मुकदमा के तौर पर दे देते, लेकिन वो भी 2 साल लगे, 3 साल लगे
उस खून को रिकवर करने में जो उनके पास ब्लैकबेरी था, जो इंटरेस्ट है वो नहीं था, क्योंकि एट दी बैकग्राउंड इनको बहुत सारी ब्रीफिंग्स दी जाती थी और इनको बताया ये गया था, आसिफ अली जरदारी साहब को भी, बिलावल को भी इनको यही बताया गया था कि जो बैतुल्लाह महसूद ही, सिर्फ वाहिद ही वो शख्स हैं जिन्होंने कत्ल किया, जिनको मार दिया। एजाज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। एक ट्रेजेडी तो थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, लेकिन उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन उस तरह ना होनी, रिजॉल्व ना होना, दैट्स अनदर ट्रेजेडी। चलो गोजा कितने रुपए किलो मिल रहा है वैसे बाय द वे? ये पूछने की जरूरत कैसे, पूछने पे पैसे लगेंगे? आपने अभी मुझे कहा बहुत महंगा है, मैंने कहा मैंने तो लिया ही नहीं ना, मेरा ऐसा कोई इरादा है। इसके लिए मैं अपने आप को अभी कायल करूंगा, माइल करूंगा, 1 पाव या आधा पाव पे कहीं जाकर बात बनेगी, उसमें से आधा आप मुझे देंगे। नहीं ऐसा नहीं करें, देखिए नो नो अच्छा पता है क्या, मैं झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहता क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मेरे घर में कुछ लोग हैं जिनको पसंद है, जैसे कि मेरी बेगम और मेरी अम्मी, सो उनके लिए कुछ जो है ना सौगात के तौर पर एक चलहोजा सौगात, एक मुट्ठी तो होनी चाहिए कम से कम। मुट्ठी मतलब ये नहीं इतना आसानी है। इसके बारे में हम जरा मजीद बात कर लेंगे क्योंकि अब टॉपिक छिड़ ही गया है, तो वाई नॉट, वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन इन द मीन टाइम हम जरा एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो कि अब अगर इलेक्शंस के तनाज़ुर में भी देखा जाए ना, तो इसकी अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है। और जिसने भी कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सोशल मीडिया पर सच लंगड़ा और झूठ दौड़ता फिरता है। I wanted to say that, लेकिन कैसा लगा? आप उसकी एक्टिंग कर लें, जब मैं कहूँ सच लंगड़ा तो आप लंगड़ा बन के दिखाएं, आगे चलो। और झूठ दौड़ है तो आप उसको बताएं कैसे दौड़ है। तो होता यह है कि जाली खबरें जो है ना वो जंगल की आग की तरह फैलाई जा रही हैं और फैलाने वालों को खुली झूठ है कि करो जी जो करना है। इलेक्शन करीब आते ही जाली खबरों और नेगेटिव प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा में गैर मामूली तेज़ी आई है और अक्सर औकात तो दुरुस्त खबर भी जाली खबर के सामने ठम तोड़ जाती है। इनफैक्ट अगर कोई गलत खबर हो फिर उसकी तस्दीक हो कि जी गलत थी, अब हमने सच बता रहे हैं, तो लोग मानने वाले हैं, वो कहते हैं नहीं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस मकरू धंधे में वो लोग भी शामिल हैं जो खुद को सहाफत से जोड़ते हैं, और वल्लाह ऐसे लोग भी हैं जो उनको सहाफ़ी मानते हैं। पिछले दिनों पीटीआई के रहनुमा बिलाल विर्क के जख्मी चेहरे की सोशल मीडिया पर तस्वीर आम की गई जिसमें उनकी आंख के करीब जख्म थे। ये कहा गया कि बिलाल विर्क को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस पर पीटीआई के चंद हामी वावेला, आपको पता ही है ना वो क्या करते हैं, फिर बड़ी ट्रेंडिंग भी इसने हासिल की, रेटिंग भी ली। लेकिन कुछ देर बाद बिलाल विर्क की अहलिया ट्विटर यानी एक्स पर सच सामने ले आई और बताया कि बिलाल ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुए थे और लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे हैं। और एक यूट्यूबर सहाफ़ी ने साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के नाम से ये कहकर दावा किया कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF से मिलने वाला पैसा PDM की हुकूमत खुद खा गई, और फौरी तौर पर मिफ्ता साहब ने इसकी ज़ाहिर सख्ती से तरदीद की कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। हैरत अंगेज़ बात यह कि लाखों अफराद को गुमराह करने के बाद ऐसे लोग अपनी हरकत पर माजरत तो क्या शर्मिंदा तक नहीं होते। खामोशी से मैं आपको बताता, खामोशी से 2-3 ही हैं, ऐसे नहीं ज़्यादा हैं, 4-5 हैं। खामोशी से ये वो सियासी सहाफ़ी जो हैं स्लैश यूट्यूबर ये अपनी ट्वीट्स डिलीट कर देते हैं और उसके बाद कोई नो अपॉलॉजी, नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग, बस वो पोस्ट थी, वो एक वावेला मच गया, वो पोस्ट कर चुकी होती है तब। हाँ, इट हैज बाय दैट टाइम इट हैज डन इट्स जॉब। और इस बात को कहने में कोई कबाहत या कोई आर नहीं है कि इसमें नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके यूट्यूबर्स ट्रेंड सेटिंग है, लेट्स जस्ट पुट इट, सारे कर रहे हैं, लेकिन चलो नंबर 1 हम इनको कह देंगे। और यहाँ तक कि बाय द वे दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, हमने देखा है कि सोचे समझे बगैर मुखालफिन पर तौहीन मजहब के इल्जामात तक लगाए जाते हैं, और जिसका आपको पता है कि एक एंड रिजल्ट हमारे मुल्क में क्या होता है। तो दिस इज लिटरली अ डेथ सेंटेंस जब किसी के बारे में ये बात कर ली जाए ऑन एक्स। अच्छा, सीनियर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने इस बाय द वे ये तौहीन मजहब वाली बात को तो उन्होंने भुगता भी है जी। ये सारा कुछ होता है, इसी पे बात करते हैं, ज़रा 2 पर्सपेक्टिव लेंगे। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे उमर चीमा भी। शुक्रिया मज़हर साहब, आपसे पहले ज़रा गुफ्तगू शुरू करना चाहते हैं। अब हमने हमेशा देखा है, वैसे खर्चा तो होता ही है कि इलेक्शन सीज़न आएगा, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़, जाली प्रोपेगेंडे का एक बाज़ार गर्म होगा, वही हो रहा है। तो क्या इससे जमहूरी इंतखाबी अमल असरअंदाज होता है? ये सारा मामला इस पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, यकीनन पड़ता होगा, लेकिन हमने 2013 में भी देखा, 2013 में भी उतना ज़्यादा नहीं था शायद सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, 2018 में नज़र आया।
लेकिन सिर्फ इंतखाबी अमल को सोशल मीडिया के हमें उसमें पैराए में नहीं देखना चाहिए। ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से अवामिल होते हैं कि जिसकी वजह से सोशल मीडिया में हमें बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ नज़र आती है, डिसइंफॉर्मेशन नज़र आती है, मिस इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। लेकिन हम देखें कि उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। जो 2018 में ये बातें हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून को आउट किया जा रहा है, इस तरह की बातें आई और अल्टीमेटली वो बातें काफ़ी हद तक दुरुस्त हुई कि माइनस नवाज शरीफ फार्मूला जो है एग्जीक्यूट हुआ, इसी तरह की गुफ्तगू हो रही थी। और अब जो सूरत हाल है उसमें ये नज़र आ रहा है कि पहले माइनस इमरान था, फिर माइनस पीटीआई। लेकिन एक कन्फ्यूजन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से होता ही है कि एक कन्फ्यूजन जन्म लेता है, और कन्फ्यूजन बुनियादी तौर पे इसलिए जन्म लेता है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नहीं दी जा रही, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से लोग फिर सोशल मीडिया की तरफ राग़िब होते हैं। ज़ाहिर है वो उसमें ज़्यादा ताकत है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, उसमें जो भी चीज़ फीड हो रही है वो एक मर्तबा ज़रूर वो शख्स देखता है, उसको लाइक करे ना करे लेकिन उसे व्यू ज़रूर करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहरहाल जहनों को असरअंदाज करती हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही फैक्टर है इंतखाबी अमल को मुतासिर करने का? मेरा ख्याल है इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो इंस्टेंट न्यूज़ होती है ना, तो लिहाजा वो सोशल मीडिया में, यू आर वेरी राइट मज़र साहब, वो आपके हाथ में आपका फ़ोन होता है एंड दैट्स द ईजीएस्ट। और फिर जिसकी जो चॉइस हो, जो जिस तरफ थोड़ा सा माइल हो, उसको अपने टाइप की न्यूज़ मिल रही हो, अब सच हो झूठ हो इट डजंट मैटर, लेकिन अगर उसका बयानिया उससे ज़रा उसको तो वो फैलाएगा, स्ट्रेंथ मिल रही है तो डेफिनेटली वो करेंगे। अच्छा, एक बात जो कि आई होप दैट पीपल वाचिंग विल अप्रिशिएट कि हम इस बात को भी मेंशन कर रहे हैं कि ये बात अफसोस से ही कहनी पड़ती है कि फेक न्यूज़ फैलाने में वो लोग आगे आगे नज़र आते हैं जो कि हमारे ही कबीले से, यानी खुद को सहाफ़ी कहलाते हैं। तो अब FIA या कोई अदालत एक्शन ले तो उसे आज़ादी इज़हार राय पर हमला कह दिया जाता है। और कभी हम भी कहते हैं कि जी आज़ादी इज़हार राय पे हम भी आवाज़ में ला लेते हैं। इसका हल बिल्कुल हल तो कोई होना चाहिए ना, फिर क्या हल है? फेक न्यूज़ हमेशा इस वजह से फैलाई जाती है और इस वजह से फैलती है, या डिसइंफॉर्मेशन इस वजह से फैलती है कि हम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। अगर आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दें, इन्फॉर्मेशन के ज़राए मजबूत हों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर कंट्रोल कम हो, उस पर पाबंदियाँ ना हों, ये ना दें, वो ना दें, इसकी शक्ल ना दिखाएं, उसकी खबर ना दें, तो फिर लोग फिर इसी तरफ चले जाते हैं, ऐसे चैनल्स की तरफ जाते हैं, यूट्यूब की तरफ जाते हैं, इंस्टाग्राम की तरफ जाते हैं, ट्विटर की तरफ जाते हैं, फेसबुक की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो रियासत है वहाँ या हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, वहाँ कब्जा लगाई जाती है इंफॉर्मेशन को। बेसिक इंफॉर्मेशन देने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जब मेन स्ट्रीम मीडिया इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो फिर लोग डिसइंफॉर्मेशन का शिकार हो जाएंगे, लोगों को मिस इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसके लिए सबसे मौसर जरिया यही है कि जो रेगुलेशंस बनाई जाएं वो म्यूचुअली एग्रीड हों और उसमें फिर किसी और की मुदाखलत ना हो। बहुत से लोग ऐसे सवालात करते हैं जिन सवालात करते हुए ये महसूस होता है कि ये सवाल शायद इसके अपने जहन की पैदावार नहीं है, कहीं से फीड किया गया है सवाल। हमें बहुत सी जगहों पे नज़र आता है। हाल ही में हमने जो बलोच ख़वातीन का एहतजाज था उस दौरान भी बहुत से ऐसे क्लिप देखे कि जिसमें जो सवाल करने वाला है उसके सवालात तो बिल्कुल उसकी जहन से आमांग नहीं हो रहे थे। जो बॉडीज़ हैं, मीडिया स्टेक होल्डर्स हैं, वो और हुकूमत बैठ के ऐसी रेगुलेशंस बनाए और ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जिसकी बदौलत जो है वो कहीं ना कहीं आप उसकी रोकथाम कर सकें, और उसके बाद जो भी फरीक इसकी वायलेशन करे उसका भी एक मैकेनिज्म बनाए कि उसके लिए पनिशमेंट क्या हो सकती है। सो आप कह रहे हैं मीडिया बॉडीज़ को एक मैकेनिज्म बनाएं, कोड ऑफ कंडक्ट बना सकती हैं। यही अगेन क्या होगा फिर दोबारा से सवाल उठेगा कि आज़ादी इज़हार राय पर हमला है, क्योंकि सहाफ़ी बहुत सारी फेक न्यूज़, चंद सहाफ़ी, सारे नहीं, उसको आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ। देखिए, सहाफ़ी इंडिपेंडेंट होता है।
है, वो इलेक्शन में क्या किस तरह की कवरेज कर रहा है, वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर देगा अगर वो कोई साइड्स लेगा। अगर कोई वो इस तरह की जो है वो बायस्ड रिपोर्टिंग करेगा। बहुत से लोग इस पर डिबेट करते हैं कि बायस्ड और अनबायस्ड के दरमियान कि आपको किस हद तक बायस्ड होना चाहिए तो किस हद तक अनबायस्ड होना चाहिए। मेरे ज़ाती नुक्ते नज़र से तो एक जर्नलिस्ट की पहचान ही उसकी गैर जानिबदारी होती है। लेकिन यूथ जर्नलिस्ट को आप रोक नहीं सकते, वो किस इलेक्शन की कैसी कवरेज कर रहा है, रिपोर्टिंग कैसी कर रहा है, उसमें अगर खामियां हैं, अगर उसमें खराबियां हैं तो वो खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगी। लेकिन उस पर कोई कज़न लगाई जाए, मैं नहीं समझता कि इलेक्शंस, ख़ासतौर पे इलेक्शन के माहौल में हमने 2008 में मैंने देखा, मुझे पता याद है आज तक, 2008 में पैमरा की तरफ से एक साइलेंस पीरियड आया था कि पोलिंग डे के दिन जो है वो टीवी चैनल्स जो हैं वो टॉक शोज नहीं कर सकते इलेक्शंस के हवाले से, इस तरह के जो लोगों को नहीं बुला सकते। वो समझ में आती है कि उम्मीदवारों का नाम बुलाएं, लेकिन पार्टी लीडर्स को भी बुलाने पर एक तरीके से पाबंदी लगी थी। वो अलग बात है कि फिर पाबंदी फ़ौरन उठा ली गई थी। तो मेरा ख्याल है जर्नलिस्टों को या मीडिया को जो है वो अपनी जिम्मेदारी का खुद एहसास होना चाहिए, जर्नलिस्ट को अपनी जिम्मेदारी का, लेकिन उस पर कोई पाबंदी लगा दें आप इलेक्शन की रिपोर्टिंग पर, इलेक्शन पे कमेंट करने का, वो मेरा ख्याल है गलत। शुक्रिया आपका मज़हर साहब। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे पर्सपेक्टिव उमर चीमा से भी बिल्कुल हम यही बात करेंगे, बिकॉज रियली हम ज़्यादा कंसर्न हैं कि जब रूट कॉज कहीं किसी सहाफ़ी से ही बात निकले तो बड़ा अजीब सा लगता है, बिकॉज उनका काम तो है कि वो फैक्चुअली करेक्ट बात करें। उमर चीमा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि अंदाज़ा था ही इलेक्शन सीजन आते ही सोशल मीडिया पर खास तौर पर फेक न्यूज़ का एक तूफान ही कह सकते हैं कि क्या आपने एक तस्वीर लगानी है, एक बयान साथ में एक चिपकाना है, एक पोस्ट बन जाए, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, और वो पोस्ट आप छापे जाएं, छापे जाएं, गलत है, कोई तमीज ही नहीं कर पा सकता कि ये सच है कि क्या हो रहा है। तो ये तफरीक रखना सहाफियों का काम था, लेकिन वो तो खुद इसमें शामिल है, बल्कि इसको लीड कर रहे हैं, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। तो ये देखकर अफसोस तो होता ही होगा। नहीं, डेफिनेटली अफसोस होता है, और ये इससे पूरी सहाफ़त जो है वो भी बदनाम हो रही है। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि उसके लिए जो उसके एनेबलर हैं और जो फैसिलिटेटर हैं, जो उसमें सहूलतकार हैं, अगर वो भी सहाफ़ी हों तो ये चीज़ जो है ना काबिल मज़म्मत है। और जब जर्नलिस्ट इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं तो ये इसलिए भी ख़तरनाक हो जाता है कि लोग आमतौर पे एक जर्नलिस्ट को समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन प्रैक्टिशनर है, और जो चीज़ ये कह रहा है चूँकि इसके ज़राए हैं तो इसने वेरीफाई किया होगा। उनका ये नहीं, उनको पता होता कि ये किसी एजेंडे के तहत या जो आए उसको उसी तरह कोई चेक किए बगैर बस अपना साथ जो है नाम की पट्टी लगाई कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरा इतनी देर का एक्सपीरियंस है और इतनी, तो वो चला देते हैं। इस तरह लोगों को नहीं आइडिया होता और वो इस तरह की बातों में इस्तेमाल हो जाते हैं। और ये बड़ी डेंजरस बात है, और मेरा ख्याल है कि ये ओवरऑल जो हमारी जर्नलिज्म है उसके लिए भी चैलेंज है। और जो हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, जब कोई जर्नलिस्ट ज़ेर ताब होता है तो उसके हवाले से वो बात करती हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। उनको इस तरह के मामलात पर भी जो सहाफ़ी हैं, इस तरह के मामलात में मुलव्वस हैं, उनका भी एहतसाब करना चाहिए। ये हमारे पेशे की बका के लिए, हमारे पेशे के वक़ार के लिए ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये ओवरऑल जो जमहूरियत है उसके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग हैं उन तक गलत खबरें ना पहुँचें। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो हमारा होना या ना होना वैसे ही बेमानी हो जाता है, एक हमारे पेशे की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। बल्कि अभी हम आपसे भी बात कर रहे हैं, you were about to say गलत और फिर आपने गलत किया। हाँ, लेकिन मज़हर साहब से भी यही बात हो रही थी। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी ज़रूरत ये भी है कि हम सहाफ़ी ना कहें इनको फिर, क्योंकि यकीनन जो गलत न्यूज़ नोइंगली सहाफ़ी समझते हैं, कहते हैं टीवी पे प्रोग्राम है, बादशाह कहें या जो कहें, हमें इससे कुछ गर्ज नहीं है। और हम अगर उन्हें सहाफ़ी नहीं कहेंगे तो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, आपको ये भी पता है। याद है मुझे बिल्कुल, लेकिन डिफरेंशिएट करने की बहुत जरूरी है। दे कुड बी इन्फ्लुएंसर्स, दे कुड बी ब्लॉगर्स, दे कुड बी टिकटॉकर्स, दे कुड बी यूट्यूबर्स, व्हाटएवर यू वांट टू के ऐसे, लेकिन जर्नलिस्ट कहना, उनको सहाफ़ी अच्छा, कहना। अब ये बताएं, आपको पता ही है चीमा साहब के इस तरह एक सियासी जमात है, उनके ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सपोर्टर्स की तादाद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेस्ट।
अब वो ज़ाहिर है फेक न्यूज़ को हवा भी देते हैं, प्रोपेगेंडा भी करते हैं, तो क्या इसमें किसकी कमज़ोरी है? दीगर जो अनासर हैं वो अपने कैंप्स मजबूत नहीं कर पाए, एक मौसर आवाज़ नहीं बन पाए, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो नज़र नहीं आती है उन सोशल मीडिया, एक का पलड़ा भारी है एक का नहीं है, ये उन्हीं का अपना कसूर है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मेरे ख्याल है कि सियासी जमातों की कमज़ोरी तो है, लेकिन हम इस सारे अमल में उनको क्या सिखा रहे हैं? हम उनको ये कह रहे हैं कि अगर एक जमात फेक न्यूज़ फैलाती है तो आप भी फेक न्यूज़ फैलाया करें, ये तो उससे मामला और ज़्यादा प्लूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि कई और जमातों के हामी कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं कि जो एक फ़ेक न्यूज़ को बस्ट भी कर रहे होते हैं, गो के वो सिलेक्टिवली कर रहे होंगे, लेकिन कदरे ये बात तो दुरुस्त है कि वो उस तरह के एक्शन ले रहे होते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये काम मीडिया का है। मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि जो फ़ेक न्यूज़ है उस पर नज़र रखें। उससे भी बड़ा काम जो है वो ये है कि फ़ेक न्यूज़ के जो ज़राए हैं, जो ओरिजिन है, उसको ट्रेस करने की कोशिश करें ताकि बुराई को जड़ में ही ख़त्म किया जाए, उसको जड़ से काटा जाए, बजाय इसके कि ऊपर से जो वो फैक्ट्री जो है वो फेक न्यूज़ की वो चलती रहे और हम ये बताते रहें कि ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। हम जब कोई सो रहे हो उस दौरान जो आके कोई फिर वो फेक न्यूज़ चला दे, तो इस सारा जो ये सिस्टम है ये फेक न्यूज़ वाला, इसको डिसमेंटल करने की ज़रूरत है। अच्छा, वी नीड टू मूव ऑन। और ये बताइएगा कि इससे पहले के जाली खबरों के चक्कर में असली खबर जो है वो पीछे रह जाए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, जो कि हो सकता है, फेक न्यूज़ कैन लीड टू एनीथिंग, तो फेक न्यूज़ का सिलसिला ख़त्म डेफिनेटली करना है। अब कैसे हो, कैसे करना है, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या इलेक्शन कमीशन को या FIA को आज खुद कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए? व्हाट आइडियाज़ डू यू हैव? अब ये देखें ना, जो हम इलेक्शन कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हम ये तोको कर रहे हैं कि FIA कार्रवाई करे या इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। और हमने पहले जिक्र भी किया है कि इसमें जो बड़े नामी ग्रामी कोई सहाफ़ी हैं जो कि अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं और वो PTI के साथ इस तरह से वाबस्ता हैं कि जैसे वो उनके तर्जुमान हो। तो आप इमेजिन करें कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा तो हम सारे लोग आवाज़ उठा रहे होंगे कि जर्नलिज्म इज़ नॉट अ क्राइम। ये चीज़ जो है ये इसलिए भी बड़ी डेंजरस है कि बाज़ औक़ात फिर एक कोटाबंदी हो जाती है जी कि वो अगर जी फ़लाँ को उठा लिया गया था तो आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन हो सकता है। इस सारे अमल में जो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं वो भी काबू आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम जब कोई लॉ बनने लगता है इस तरह से कि जिस पे कोई इन्फॉर्मेशन पे कोई कदगन आती है या उसको फैलाने पे, तो उसमें भी जो हम जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो सर फहरिस्त होते हैं कि हम जो मीडिया के रिलेटेड लॉज हैं उनको हम खुद बनाएंगे, हम जो है अपनी आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला हमें एहतसाब की ज़िम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और ना सिर्फ कि लेनी चाहिए, करके दिखाना चाहिए कि हम जो है, यानी कि मेरी और किसी और जर्नलिस्ट की यही ड्यूटी नहीं है कि अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ एक्शन हो तो मैं आवाज़ें उठा रहा हूँ और जब वो बंदा इस तरह की दो नंबरियों में मुलव्वस हो तो मैं खामोशी इख्तियार करूँ। ये हमारे पार्ट पर हमें खुद अपने गिरबान में जो मीडिया है उसको अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। शुक्रिया चीमा साहब। मैं सोच रहा हूँ बिलाल विर्क की तस्वीरें देख रहा था मैं, और किसी ने तो इनकी तस्वीरों को सबसे पहले देखकर ये सोचा होगा ना, कहीं से ये इख्तिरा आई होगी किसी के जहन में कि चलो दिस कुड बी समथिंग, दिस कुड बी समथिंग। नहीं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, अच्छा, हम ये करते हैं। ये आइडिया आया है ना बेसिकली कि ये इसकी तस्वीरें बेड में अस्पताल पे लेटा हुआ है, आओ हम इस पे ट्वीट करें कि इसको मारा गया, इसको ज़दोकोब किया गया, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और अपनी तरफ से वो आदमी सच की लड़ाई लड़ रहा होगा। इमेजिन करें कितना क्रिमिनल माइंड होगा कि कोई तस्वीर इस तरह उठा के आप एक स्टोरी घड़ दें। हाँ, इसीलिए हम तो यही कहेंगे, बड़ा मुश्किल है वैसे डिफरेंशिएट करना फेक न्यूज़ फ्रॉम द ट्रूथ। लेकिन अगर आपको कोई एकदम से हो ना कि ये कैसे हो सकता है, आपकी अपनी इंस्टिंक्ट आपको बताए, तो उस खबर को फॉरवर्ड करने से पहले प्लीज़ तहकीकात अपनी ज़रूर कर लें, 2-4 ज़राए से देखें, कोई क्रेडिबल सोर्सेज से देखें कि क्या वो खबर किसी क्रेडिबल सोर्स से भी आई है कि नहीं आई, तो अपनी तरीके से ज़रूर उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, वेयर एवर इट मे लीड यू टू। जी, और कोई तरीका भी नहीं है जी। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और चिलगोज़ा अभी तक वही है जी, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे तो हमने तैयारी कर ली है, ठीक है। ये सूरत हाल ज़रा आपको जानकर हैरानी होगी कि कितने रुपए में मिल रहा है। खैर मिल रहा है, ये भी आपको जानना चाहिए और ये भी हम आपको याद दिला दें कि एक ज़माना था
जब कोई इतनी महंगी चीज नहीं होती थी, आपके ड्राई फ्रूट में चलगोजा भी आता था, रेवड़ियां होती थी, चलगोजा होता था, पिस्ते, ये सब कुछ होता था। ये ऑलमोस्ट कोई 25 रुपए का बनता है। हम बात चिलगोजे की कर रहे हैं, जो गुजरते सर्द मौसमों की याद बनकर रह गया है हमारे सीने में। अंदाजा लगाइए कि छिला हुआ चिलगोजा 25,000 रुपए किलो में मिल रहा है। जहेज में देते हैं। ये हमारी अपनी प्रोडक्ट थी, लेकिन ये हम पाकिस्तानियों के लिए लिटरली ममनुआ खुशफल क्यों बनी है, ये भी एक सवाल है। अंडरलाइन करें ये पॉइंट जो आपने किया ना, ये हमारी अपनी चीज है, ये तो कहीं से मंगवाई भी नहीं जा रही। अच्छा, ऑन द ग्राउंड रियलिटी, और ये ऐसा क्यों है? लेट्स टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। सबसे पहले लेट्स गो टू दयामीर और सरताज खान हमें बताएं। जी, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामिर कुदरती वसाइल और जंगलात से मालामाल है। ज़िला दयामिर के जंगलात में कुदरती सौगात जलगोज़ों के दरख्तों की बहुतात है। मुकामी लोग हर साल सीज़न के मुताबिक जलगोज़ों के दरख्तों से कोद जमा करके चिलास शहर की आर्जी मंडी में पहुंचाते हैं। यहाँ पर जलगोज़ा कोनों को कुछ दिन धूप में रखा जाता है, जिसके बायस कोन का मुंह खुल जाता है और देसी तरीका जलगोज़े के कोन से जलगोज़ा हासिल किया जाता है और मज़ीद सफाई की जाती है। आम साल जलगोज़े की पैदावार कम होने की वजह से मुकामी तौर पर फ़ी किलो तकरीबन 8,000 रुपये में जलगोज़ा फ़रोख्त हुआ है। सालाना तकरीबन 4 अरब रुपये से ज़ायद जलगोज़े का कारोबार होता है, जो कि मुख्तलिफ़ ताजर पाकिस्तान के शहरों और चाइना को फ़रोख्त करते हैं। मुकामी ताजरों का मुतालबा है कि चिलास में जलगोज़े की हुकूमत जो है मंडी बनाए और जदीद तरीक़ा सफाई और पैकिंग का अमल जो है वो जदीद तरीके से हो, ताकि मुकामी तौर पर मुकामी ताजरों के माशी हालात जो है वो बेहतर हो सकें। सरताज खान, नुमाइंदा जी न्यूज़, दयामीर, चिलास। दरख्त हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट कम है हमारे पास। दीगर शहरों की सूरत हाल भी हम जानेंगे कि क्यों ये इतना महंगा हो गया। ये हमारे यहाँ खुद उगता है, हमारी अपनी पैदावार है। कि तुर्की जाए ना आप, तो तुर्की के हर खाने में चिलगोज़ा होता है। कैसे कर रहे हैं उनके अपने? आई एम श्योर हो गया। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और हम ज़रा खेल की बात करेंगे। इन दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिकेट और चलगोज़े। खेल को सियासत से दूर ही रहना चाहिए, ये उसूल है और पूरी दुनिया से तस्लीम करती है। मगर क्या कीजिए कि भारत ने हमेशा खेल में सियासत लाने का अपना उसूल बनाया हुआ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 4 फरवरी को हो रहा है, मगर भारत क्रिकेट की तरह यहाँ भी हथधर्मी दिखाने पर तुला हुआ है। इंटरनेशनल फेडरेशन 4 रोज़ पहले दो टोक फैसला दे चुकी है कि डेविस कप खेलने भारत को अपनी टीम पाकिस्तान भेजना होगी। फेडरेशन ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है, दीगर टीमें भी वहाँ खेल रही हैं। पाकिस्तानी टेनिस स्टार आसाम अल हक ने भी मोदी सरकार को मशवरा दिया कि भारत डेविस कप के साथ साथ क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान भेजे। बहरहाल लेट्स सी, वक्त तो आ गया है कि मोदी सरकार जरा जिद छोड़े, खेल को खेल ही रहने दें। लेकिन आपको पता है, दिस सूट्स हिज नैरेटिव, दिस सूट्स हिज पॉलिटिक्स एंड द स्टाइल ऑफ बीजेपी's पॉलिटिक्स। बट इट्स एक्सपोज्ड नाउ, और ये लिटरली एक बंदा अपने लिए कर रहा है, लगता यही है। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तानी टेनिस स्टार, हमारे अपने एहसाम उल हक हमारे साथ हैं। एहसाम, हाउ आर यू? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। एहसाम, पहले तो अपना गिव अस योर टेक ऑन दिस कि ये इंडिया, चलो क्रिकेट तक तो हम समझ ही रहे थे और क्रिकेट बड़ी पॉलिटिसाइज हो जाती होती है, टेनिस में भी अब आ गए हैं कि नहीं जी हमने नहीं भेजना अपने स्टार्स को। हाँ जी, it's been happening for quite some time now. We were supposed to play India in 2019 also. Davis Cup जो draw निकला था, India was supposed to visit Pakistan, लेकिन उन्होंने ITF को अपील की and for some odd reason 2019 में ITF ने उनकी रिक्वेस्ट जो है वो कबूल की and we ended up playing that Davis Cup tie in neutral venue पे कजाकिस्तान के अंदर। तो 2019 में I boycotted from that tie. मैंने एक स्टैंड लिया कि मैं डेविस कप के लिए कजाकिस्तान नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हालात जो हैं बिल्कुल ठीक हैं एंड इंडिया शुड कम टू पाकिस्तान, और हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे। फिर मेरे बाद जो बाकी डेविस कप टीम थी हमारी, उन्होंने भी मेरी रिस्पेक्ट करते हुए दे बॉयकॉटेड फ्रॉम इट एज वेल। तो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने हमारी अंडर 14 की टीम जो है इंडिया की ए टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए कजाकिस्तान भेज दी थी। आई थिंक दैट स्टैंड इन अ वे, और जो मैसेज भेजना चाह रहे थे हम टेनिस फेडरेशन को, वो ऑब्वियसली दे डिडंट लाइक इट सो मच, और मेरे ख्याल से वही चीज़ दोबारा रिपीट ना हो।
उसकी वजह से अभी 2023 की टाई जो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान में फिर से निकली है। ITF ने ये डिसीजन पाकिस्तान के हक में दिया है और मेरे 25 करियर्स जो मैं खेल रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, आई थिंक इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जब इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही होती है तो हमारे फेवर में कोई रिजल्ट गया है, डिसीजन हुआ है, which is a historical 2019 से 2023 में अब सिर्फ ये बात चेंज हुई है। इनफैक्ट ये बात बहुत बड़ी बात चेंज हुई है कि हमेशा हमने ये देखा है कि भारत अपना मौक़िफ़ मनवाने में समहाउ कामयाब हो जाता है, बट इन 2023 जो फेडरेशन है उसने कहा है कि भाई नहीं, पाकिस्तान में ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से It's a win already for Pakistan tennis and for Pakistan sports obviously. Because इंडिया की ये कोशिश जो है ऐसा हम पहले भी अभी हमने एशिया कप में देखी है जी, न्यूट्रल वेन्यू पे कर लें, उसके बाद देखा है आपने कि क्या हाल होता है। लेकिन अब बताएं, चलें ये तो अब इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से आ गया, डायरेक्टिव आ गया कि जी पाकिस्तान में ही होगा। इंडिया का फैसला हो गया या वो आएंगे, भेजेंगे अपने प्लेयर्स को या नहीं करेंगे? नहीं, अभी तक तो उनका कोई डिसीजन नहीं आया जी। उन्होंने अपने जो टीम है, जो प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी नॉमिनेशन भेज दी है, कितने लोग भेज रहे हैं। एंड दैट्स आल्सो वेरी स्ट्रेंज क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन उन्होंने 18 लोगों की लिस्ट भेज दी है कि हम इंडिया जाएंगे। और वो ईमेल जो आई है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है मे बी वी गोना ऐड सम मोर पीपल एज वेल। तो जब आप कुछ थ्रेट अगर आपको लग रहा है तो व्हाई यू सेंडिंग सो मेनी पीपल आल्सो, तो वो जो है ना अपनी बात हुई जो है ना वो बेसिकली मौके को वो खराब कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक वी गोना फाइंड आउट फर्स्ट वीक ऑफ जैन में कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो पाकिस्तान विल गो इनटू द नेक्स्ट राउंड वाया वॉकओवर हमें मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इस्लाम अगर वो नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ पेनल्टी समथिंग के जी हमने जब आपको कह दिया है कि इधर ही होगा, आपकी प्ली भी सुन ली हमने और हमने अपना रिटेन किया फेवर में पाकिस्तान के, और फिर भी आप नहीं भेजे तो कोई पेनल्टी तो बनती है। हमें तो वॉकओवर मिल जाएगा व्हिच इज आवर एडवांटेज, लेकिन उन्हें क्या होगा? They will go down Davis Cup के अंदर into the we are in World Group 1 right now. India and Pakistan जो है ना हम वर्ल्ड की टॉप 34 कंट्रीज में आते हैं टेनिस की रैंकिंग वाइज। तो they will go back, they will go down to Group 2 और उनको एक फाइन भी मिलता है उनकी फेडरेशन को। They have to pay, I don't know कितना है वो, $30,000-40,000 है, $50,000 ऐसे कुछ है। So they have to pay that. अच्छा साहब, you know आपका प्लेयर टू प्लेयर कांटेक्ट भी है, आप खेलते भी रहे हैं, आपके कॉलीग्स भी हैं। जब ये सारी सियासत आती है खेलों में, अब आई एम श्योर जो प्लेयर होता है वो तो इसमें पिसता ही है, वो मुतासर होता है। आपकी इस एपिसोड के दौरान भी अपने किसी भारतीय टेनिस स्टार से बात हुई, उनका क्या मौक़िफ़ है? वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार हमें किधर फंसा रहे हैं ये लोग, हम आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि टाई तो एक्चुअली अनाउंस हो गई थी सितंबर के अंदर जब ड्रॉ निकला है। तो सितंबर से हमें पता था कि हमने इंडिया के अगेंस्ट खेलना है और टाई पाकिस्तान में होगी। तो प्लेयर्स को मिलता रहा हूँ, टूर पे भी मैं 2-3 इंडियंस के साथ भी खेला हूँ, अक्टूबर के अंदर भी, नवंबर में भी। एंड आई स्पोक टू देम एंड एक्चुअली एवरी सिंगल वन ऑफ देम वांट्स टू कम टू पाकिस्तान, दे हैव नेवर विजिटेड। जो प्लेयर्स पहले आते थे, रोहन बोपन्ना आया हुआ है, सानिया मिर्जा आई हुई हैं, दे हैव ऑल हैड ग्रेट एक्सपीरियंसेस प्लेइंग इन पाकिस्तान, यू नो। तो बेसिकली वही है, प्रेशर उनको गवर्नमेंट से है, वी ऑल नो दैट। जो मोदी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, अभी उनका फेडरेशन के ऊपर कोई दबाव होता है जिसकी वजह से वो नहीं ट्रैवल कर सकते। तो प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव एनी से व्हेन दे वांट टू कम, जो उनको जो कहा जाएगा वो करेंगे। एंड बट दे ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड दे डू वांट टू कम। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत सुना हुआ है एंड आई होप, मेरे लिए तो है कि इंडिया आए पाकिस्तान टेनिस खेलने के लिए और बाकी क्रिकेट खेलने के लिए भी आए। आई थिंक दिस टेनिस टाइम विल बी अ वेरी एक्साइटिंग। इंडिया आए ना आए, हमारी तैयारी का बताएं। दिस इज एक्साइटिंग फॉर अस, so let's talk about that. How are we preparing for it? I am super motivated जी। जब से पता लगा कि पाकिस्तान ये केस जीत गया है, कि पाकिस्तान ही में टाई होगी, मैं थोड़ा सा पहले वो था 50-50 था। I had a really tough 2023 career wise. I faced few injuries वगैरह जिसकी वजह से रैंकिंग भी ड्रॉप हुई, तो थोड़ा सा डिमोरलाइज था। लेकिन द फैक्ट दैट टाई अनाउंस हो गई है कि पाकिस्तान में होगी इंशाल्लाह, so it has given me a little bit more push and motivation and training मैंने शुरू कर दी। मैं इस्लामाबाद आया हूँ यहाँ पे सरीना नेशनल टाइटल खेलने के लिए टूर्नामेंट, एंड सारी डेविस कप टीम भी यहाँ पर है। I'm practicing with all the guys and planning to go to Thailand for a few weeks January में to get ready for the Davis Cup tie in February inshallah and prepare in the best way possible. And आप बिल्कुल 50-50 ना हो, हम यहाँ पूरी कॉम लाइव नेशनल टीवी आपको बैकअप करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए we are always there with you. Finally ये भी बता दें, do we have any girls participating in this tournament as well?
सरीना में तो हाँ जी, ये तो नेशनल टूर्नामेंट होता है, लेकिन डेविस कप जो है इट्स ओनली मेंस अगेंस्ट मेंस टीम होती है। जो फेड कप होता है दैट्स द फीमेल वर्जन ऑफ डेविस कप। तो अभी जो इंडिया के साथ जो हो रहा है इट्स ओनली मेंस कंपटीशन अगेंस्ट। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक हिसाम, गुड लक, थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. We will obviously keep you guys updated as well on this. आपकी तो रिसर्च अधूरी ही रह गई। Excuse me, 2 रेसिपीज आ गई हैं मेरे पास, लेकिन मैं रिप्लेस करूंगी कुछ चलगोजा तो मैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी उन्होंने हमें बताया कि जी टर्की में बहुत प्रोड्यूस होते हैं। चाइना इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाइन नट्स, चाइना में सबसे ज़्यादा होते हैं। रशिया उसके बाद है, और सर्बियन पाइन नट्स आर आल्सो एक्सपोर्टेड मोस्टली। और पाकिस्तानी पाइन नट्स इसलिए बहुत एक्सपेंसिव हैं और लोग दुनिया पसंद करती है बिकॉज दे द मोस्ट डिलिशियस वंस। सबसे ज़्यादा खुश जायका जो होते हैं ये पाकिस्तानी पाइन नट्स होते हैं। तो फिर लेकिन फायदा क्या है इतनी कहानी का जब कहीं खरीद नहीं सकते? मंजूरुद्दीन बन्नू से हमें बताएंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिलगोज़े की सबसे बड़ी मंडी में जो खाली नज़र आ रही है, जिसकी बड़ी वजह चिलगोज़े की पैदावार में कमी बताई जा रही है। चिलगोज़े का कारोबार करने वालों का कहना है कि चिलगोज़े की फसल 1 साल ज़्यादा और 1 साल कम होती है। इस साल भी चिलगोज़ा कम पैदा हुआ है, जिसकी वजह से इसका रेट फ़ी किलो 10,000 से 12,000 रुपये है। महंगा होने की वजह से ख़रीदार कम नज़र आ रहे हैं। जब ज़्यादा पैदा होता है तो रेट में भी कमी होती है। इस वजह से दूसरे ड्राई फ्रूट होने के बावजूद घरों में ये कम नज़र आता है। चिलगोज़ा कम होने की वजह से इस मंडी की रौनकें भी मान पड़ गई हैं। अभी कहाँ जाएंगे? अभी हम जाएंगे पारा चनार। आप कहीं भी चले जाएं, आपको नहीं मिल रहा है, कम ही मिल रहा है चिलगोज़ा, चिलगोज़े नहीं मिल रहे। हाँ, अली अफज़ल जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट की लिस्ट से चिलगोज़ा गायब हो गया है। इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह ये कि रेट्स इसके इतने बढ़ गए हैं कि गरीब अवाम की दस्तरस से बाहर है, और वो बाकी ड्राई फ्रूट्स जो है उसके रेट्स भी बहुत बढ़ गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, और महंगाई की वजह से लोग ड्राई फ्रूट नहीं ख़रीद सकते। ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करने वाले लोगों का कहना है कि चिलगोज़े के नर्ख तकरीबन 12,000 किलो तक पहुंच गया है। इस वजह से भी लोग नहीं ख़रीद सकते। दूसरी वजह ये कि चिलगोज़े की पैदावार भी कम हो गई है, उस वजह से भी मार्केट से चिलगोज़ा गायब हो गया है। ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करने वाले अफराद का कहना है कि पाक अफगान सरहद पर इंतहाई सख्ती है, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट्स कबाइली अजला में नहीं पहुँच रहे हैं। इस वजह से भी ड्राई फ्रूट्स खासकर चिलगोज़े के नरखों में इजाफा हो गया है, और चिलगोज़ा मार्केट में नहीं मिल रहा है। I like the placement of all these. चमन चलेंगे अभी, और नूर जमान वहाँ से हमें बताएंगे। So let's go to try everywhere. बुनियादी तौर पर यहाँ पर ये जो दुकानदार हमें बताया गया है कि चिलगोज़े की जो अमूमी कीमतें हैं इन्हें बुनियादी 3 वजूहात सामने है। एक तो बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी बालाई जो इलाके कोह सुलेमान रेंज में ज़िला शरानी, जोब और मुस्तकिल के पहाड़ों में इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, लेकिन पिछले सालों वहाँ पर जंगलात में आग लगने की वजह से एक बहुत बड़े पैमाने पर चिलगोज़े के जो दरख्त है वो जलकर राख हो गए थे, और वहाँ से पैदावार कम हो गया है। जबकि दूसरी जानब अफगानिस्तान से हम डिपेंड करते हैं कि वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर चिलगोज़ा पाकिस्तान लाया जाता है। गुज़िश्ता 2.5 माह से चमन बॉर्डर पर जो धरना दिया जा रहा है और पाक अफगान ट्रेड मुअत्तल है, वहाँ से भी चिलगोज़े की जो सप्लाई है पाकिस्तान को वो मुअत्तल होने की वजह से यहाँ पर इसकी शॉर्टेज सामने आ गई है। चमन में तकरीबन 50 से 100 के दरमियान खुशनौजात की जो दुकानें, तमाम दुकानों को जब हमने चेक किया है, माँ से 2 या 3 दुकानों पर चिलगोज़ा दस्तियाब था। हर दुकानदार के ज़बान पर यह है कि चूँकि चिलगोज़ा जो है वो सबसे ज़्यादा चीन चला जा रहा है। पिछले साल चाइनीज़ ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इसकी खरीदारी किया था, सौदे बहुत पहले क्या कर चुके थे। अक्टूबर नवंबर में इसका सीज़न है, और जब सीज़न पे इसकी पैदावार मार्केट में नहीं आ सका है क्योंकि चाइनीज़ ने तमाम जो चिलगोज़ा मार्केट से उठा लिया। पाकिस्तानी दुकानदारों ने चमन कोयटा के दुकानदारों के साथ सौदे भी किए, लेकिन चूँकि बॉर्डर बंद होने की वजह से इनकी चमन या कोयटा मुंतकिली मुश्किल हो गई है। बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ओके, जरा क्रिकेट का भी आपको मैच का बता दें कि इस वक्त 142 पे 3 विकेटें हमारी गिर चुकी हैं। बाबर आजम 1 पे आउट हुए हैं बाय द वे। शान मसूद की 50 हो चुकी है। शान मसूद, आप पे हमारी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह आप इसी तरह खेलते रहें। सारों पे हमारी उम्मीदें होती हैं। साउथ शकील भी खेल रहे हैं। Yes, that is it for today and we're going to see you tomorrow. Have a great day. Bye.